प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस मानचित्र के माध्यम से और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। इन भारत के और तटीय मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः तट तट या कोस्ट शब्द से तात्पर्य या तटीय मैदानों को जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे क्षेत्र जिनका समुद्र से संपर्क है और जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, तटीय मैदान हो गया। तो भारत में जो मैदान है वो केवल मध्य का विशाल मैदान ही नहीं या नदियों के द्वारा लाया गया ब्रह्मपुत्र, गंगा या सिंधु नदी के तंत्र से निर्मित मैदान ही नहीं, बल्कि तटीय क्षेत्रों में भी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से जब नदियाँ निकलती हैं, पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ या पश्चिम घाट से और पूरब की तरफ निकलती हैं, तो वो अपने पानी के साथ गाद अवसाद को जो ले जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जमाव करेंगी और जमाव से निर्मित क्षेत्र मैदान कहलाता है। और ऐसा हम इस वीडियो में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के पश्चिम और पूर्व में निर्मित मैदान के अध्ययन के फलस्वरूप करेंगे। तो हमें देखेंगे कि जो मैदान है, पश्चिम का तटीय मैदान है, वो गुजरात में से लेकर के और यहाँ कन्याकुमारी तक आ जाता है, और इसी प्रकार जो पूर्वी तटीय मैदान है वो कन्याकुमारी से लेकर के आगे और गंगा के मुहाने तक बढ़ जाता है। इस प्रकार ये पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों का क्षेत्र हो गए हम। कई जगह पर इन तटीय मैदानों में और लेगून भी मिलती हैं। लेगून, जो सबसे बड़ी लेगून आपने सुना होगा कि यहाँ पर और चिल्का झील है। ये लेगून एक खारे पानी की, सागरीय पानी की यानी खारे पानी और की झीलें हैं, लेकिन खारा पानी, इनलैंड वाटरवे नहीं बल्कि मैरीन वाटर, समुद्री पानी है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इन तटीय क्षेत्रों में चाहे वो चिल्का है, चाहे यहाँ पर देखें कोलेरू है, इधर वेम्बनाड और अष्टमुडी है या पुलिकट है, तो इस प्रकार की जो झीलें हैं सागरीय खारे पानी की, वो लेगून अथवा अनूप झीलें कहलाती हैं। ये तटीय मैदानों में ही हैं। पूर्वी तटीय मैदानों में ज़्यादा हैं और विस्तृत हैं, बड़ी हैं। सामान्यतः हम तटीय मैदानों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें ये प्राप्त होता है कि तटीय मैदान की इसे पश्चिमी घाट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पश्चिमी घाट एक किसी विशिष्ट क्षेत्र से इसका जुड़ाव था, लेकिन उसके उन्मज्जन के फलस्वरूप, सम्मर्जन के फलस्वरूप जो क्षेत्र बचा वो पश्चिमी घाट बचा, और पश्चिमी घाट का ढाल पश्चिम की तरफ तीव्र है और पूरब की तरफ मंद है। तो तीव्र ढाल से और जो नदियाँ पश्चिम की तरफ निकलती हैं वो अपने साथ गाद अवसाद जो है, गाद अवसाद, इनकी कमी होती है। इसके अतिरिक्त ढाल तीव्र होता है तो नदियाँ अपना पानी तीव्र गति से लेकर के उस समुद्र में अपने साथ लाई गई अवसाद को गिरा देती हैं, इसलिए डेल्टाई क्षेत्र नहीं बन पाते हैं। फलस्वरूप जो तटीय मैदान है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि यहाँ पर पश्चिम में सुंदर लेगून झीलें हैं, और जो पश्चिम का जो घाट है वो एकदम सीधा है, ये कटा छटा नहीं है, और ना ही ये तट जो है वो कटा छटा है। इसलिए यहाँ पर अच्छे बंदरगाह भी कम मिलते हैं, क्योंकि बंदरगाहों के लिए आवश्यक है कि जितना तट दंतुरित होगा उतना ही बंदरगाह अच्छा बनेगा।
तो हम ये देखेंगे कि प्रायद्वीपीय जो उच्च भूमि है वो कच्छ से लेकर के और उड़ीसा तक चौड़ाई वाला जो एरिया है वो जैसे कच्छ के से लेकर उड़ीसा तक का जो एरिया है, अब इस एरिया में जो मैदान हैं उनका हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। पूर्वी तटीय जो मैदान है वो अधिक चौड़े हैं इसकी तुलना में। आप इस मानचित्र में देख भी रहे हैं, यहाँ पर ये जो मैदान है वो अधिक चौड़े हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो अधिक लंबी हैं, विस्तृत हैं, और यहाँ से यानी पश्चिमी घाट से अपना पानी लाकर बहा रही हैं यहाँ पर इस ढंग से। तो ये विशाल मात्रा में जल राशि को इकट्ठा करके और अपने साथ अवसाद की मात्रा को लिए हुए और ये बिछाती हैं यहाँ, तो ये डेल्टा भी बनाती हैं इसके फलस्वरूप। और यहाँ का जो मैदान है वो ज़्यादा विस्तृत अथवा चौड़ा है। महानदी के मुहाने से और कुमारी अंतरीप तक और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1800 किलोमीटर है। यानी कि महानदी के मुहाने से और कुमारी अंतरिक्ष तक जो लंबाई है वो लगभग 1800 और किलोमीटर है। लेकिन चौड़ाई हम देखें तो औसतन चौड़ाई और 60 किलोमीटर औसतन चौड़ाई है, लेकिन कहीं कहीं और भी विस्तृत है, 300 किलोमीटर के आसपास हुई है। लेकिन यहाँ हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम में देखने को मिलेगा कि कच्छ से लेकर के और इधर कन्याकुमारी तक, यहाँ कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक जो लंबाई है पश्चिमी तटीय मैदान की वो है 1840 किलोमीटर। लेकिन औसत चौड़ाई जो है वो 10 से 15 किलोमीटर है। गुजरात में सर्वाधिक विस्तृत है, यहाँ गुजरात में लगभग 300 किलोमीटर की चौड़ाई वाला तटीय मैदान है। इस प्रकार ये क्षेत्रों का एक सामान्य परिचय हुआ। अब हम ये देखते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है वो इयोसीन काल में हुई थी। पश्चिमी तट के देखें, इयोसीन काल में हुई थी, इयोसीन काल में, आदि नूतन काल में, और बाद में इसमें जमाव चालू होते रहे विभिन्न समयों में, चाहे वो क्रिटेशस काल हो, जुरासिक काल आदि, उससे पहले और उसके बाद में। इसके बाद हमें देखते हैं कि गंगा एवं कृष्णा के जो डेल्टा के बीच जो तट है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। यानी कि गंगा और कृष्णा के बीच का जो तट है, यहाँ गंगा और यहाँ पर हम देखें कृष्णा, ये जो तट है इसका नाम है उत्तरी सरकार तट। और इसके दक्षिण में जो तट है वो कहलाता है यहाँ कारोमंडल तट, कारोमंडल तट। यहाँ पर बहुत सारी सागर पुलिंस, बालुका स्तूप, संलग्न भित्तियाँ भी मिलती हैं। यहाँ हम पूर्वी घाट में देखेंगे कि चेन्नई के पास एक प्रसिद्ध पुलिन है, बीच है, जिसको हम बोलते हैं मैरीना बीच। ऐसे कुछ बीच मिलते हैं, जैसे यहाँ मुंबई में मिलता है जुहू बीच। ये कुछ बीच हैं, पुलिन हैं, जो बड़ी प्रसिद्ध हैं। कृष्णा डेल्टा से और कुमारी अंतरीप तक हमने पढ़ा था अभी, ये कारोमंडल तट है, और कृष्णा से लेकर गंगा तक जो तट है वो है उत्तरी सरकार तट। यहाँ कई अपतट रोधिकाएँ भी मिलती हैं, लेगून मिलती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ कृष्णा ले लें तो ये नीचे वाला कारोमंडल और ऊपर वाला उत्तरी सरकार तट। यहाँ पर एक चिल्का झील है, वो भारत की सर्वाधिक बड़ी अनूप झील है अथवा लेगून झील है, सर्वाधिक बड़ी। इसके बाद हम पूर्वी तट की तरफ देखें तो देखेंगे कि कुमारी अंतरीप से लेकर के और गोवा तक जो क्षेत्र है वो मलाबार तट कहलाता है, मलाबार तट। और इसके बाद जो गोवा से और आगे तक है वो यहाँ लिख भी रहा है, कोंकण तट कहलाता है, कोंकण तट। इस प्रकार तटों के नाम हैं। उसके बाद कच्छ, सौराष्ट्र तट आ जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न
तट जो हैं वो केवल मुख्य स्थल भाग से ही नहीं, बल्कि हम देखते हैं अंडमान निकोबार, इधर देखेंगे अंडमान निकोबार और उधर लक्षद्वीप, इन छोटे छोटे द्वीपों के भी अपने अपने तट हैं। तो मुख्य स्थल भाग यदि भारत के संदर्भ में तटों की बात करें तो तटों की लंबाई 7,516 किलोमीटर है, लेकिन मुख्य स्थल भाग की जो लंबाई वो है 6100 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1400 और 16 किलोमीटर जो शेष तट है वो द्वीपीय हिस्सों का ही तट है। अब हम एक एक तट को लेते हैं। पहले लेते हैं हम पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में यहाँ ताप्ती नदी के उत्तर में एक गुजरात का तट हो गया, गुजरात तटीय क्षेत्र, और जो बड़ा ही विस्तृत है। और यहाँ पर साबरमती, माही, इन नदियों के द्वारा और लाई गई जो जलराशि है उसमें जो अवसाद है उसके द्वारा निर्मित मैदान गुजरात का तटीय मैदान कहलाता है। यहाँ पर कई रण हैं। कच्छ का रण बहुत ही प्रसिद्ध है। कच्छ का रण, यहाँ पर कच्छ का रण बहुत ही प्रसिद्ध है जो दलदली क्षेत्र है। इसके बाद हम देखते हैं कि अन्य क्षेत्रों में, जिसमें नीचे इसमें लेंगे हम पश्चिमी तट। पश्चिमी तट और पश्चिमी तट का जो विस्तार है वो यहाँ पर दो रूपों में इसका विस्तार, गोवा से उत्तर में कोंकण और गोवा से दक्षिण में मलाबार। ये आपको दिख ही रहा है, मलाबार है यहाँ पर, और उत्तर में आप देखेंगे कि कोंकण तट है। इस प्रकार दो नाम हैं, मलाबार और कोंकण तट। यहाँ पर ज़्यादातर हमें देखेंगे कि छोटी छोटी नदियाँ इधर की तरफ से और पश्चिम की तरफ गिरती हुई अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन अब उनके साथ गाद अवसाद की मात्रा में कमी होती है। एक बड़ी नदी जो दो बड़ी नदी इधर से गिरती हैं, उनमें नर्मदा और ताप्ती नदी है। लेकिन कर्नाटक में एक नदी है, वो है सारावती नदी, जिस पर जो प्रपात बना हुआ है। ये कुछ 3 नदियाँ बड़ी हैं। यहाँ तीव्र गति से नदी गिरती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं, और डेल्टा नहीं बनाती हैं तो दूसरा जो चीज़ बनाती हैं उसको बोलते हैं ज्वार, नद और एस्चुरी बनाती हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ जो गोवा का जो समुद्र तट है वो अधिक डेल्टा ही है, रिया तट है, और पुलिन है, पुलिन एंड बीच हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ केरल में हम देखेंगे कि यहाँ कुछ अनूप झीलें जिनको लेगून ना कह करके हम कयाल कहते हैं, कयाल, और 2 मुख्य कयाल हैं, वेम्बनाड कयाल, वेम्बनाड और अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी। ये 2 कयाल हैं जो कि बैक वाटर का उदाहरण भी। इसके बाद हम लेते हैं पूर्वी तट। ये हिस्सा पूर्वी तट का कहलाता है, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ हम देखेंगे कि तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा, ये 3 राज्य मुख्यतः पूर्वी तट के दायरे में आते हैं। और पूर्वी तट के पूर्व में इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। इसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ जो इस तट को बनाने में जिन नदियों की भूमिका है वो उत्तर में गंगा नदी, इसके बाद महानदी, और इसके बाद अन्य बड़ी नदी हैं गोदावरी, कृष्णा, और दक्षिण में कावेरी, पेन्नार पेरियार। यानी कि ये कावेरी, इधर कृष्णा, ये गोदावरी, ये महानदी और ये गंगा। तो इस प्रकार इन नदियों ने, और अब तक जब से ये पूर्व की तरफ बह रही हैं, लाई गई विशाल जलराशि के साथ और अवसाद की मात्रा के निक्षेप से और इस प्रकार के उपजाऊ मैदान बने हैं। इस तरफ के जो मैदान हैं उनकी सामान्यतः चौड़ाई बहुत अधिक है। हम ये देखें कि कन्याकुमारी से उत्तर की ओर, कन्याकुमारी से और उत्तर की ओर जब देखते हैं तो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा की जो चौड़ाई
है वो लगभग 120 किलोमीटर की चौड़ाई है और लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर है यहाँ कृष्णा नदी तक। ये देखेंगे हम, जिनमें कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी तक, इन 3 नदियों के द्वारा निर्मित मैदान। और पूर्वी तटीय मैदान मुख्यतः जो बना है वो टर्सरी जलोढ़ों से निर्मित है। टर्सरी काल में जो जलोढ़ आए उनसे निर्मित है। और इससे पहले हमने पढ़ा ही था कि इस कृष्णा नदी के उत्तर में और आपका उत्तरी सरकार तट और दक्षिण में कारोमंडल तट। इसके अतिरिक्त हम इसका और वर्गीकरण करें तमिलनाडु का मैदान के रूप में अलग अलग हिसाब से कर सकते हैं। तमिलनाडु का मैदान ये कुमारी अंतरीप से पुलिकट, या कुमारी अंतरीप से और पुलिकट झील, ये पुलिकट झील है यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमाई क्षेत्र में। और यहाँ ये लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई वाला है और यहाँ जो चौड़ाई है वो लगभग 100 किलोमीटर की है। 100 किलोमीटर की चौड़ाई वाला तमिलनाडु का है। यहाँ अभी हमने पढ़ा था कि मरीना बीच बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत प्रसिद्ध है। चेन्नई में मरीना बीच, यानी कि बीच को अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में बोलते हैं पुलिन। और इसके अतिरिक्त श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा सागर से और पृथक पुलिकट झील भी है। यहाँ श्रीहरिकोटा और द्वीप है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पुलिकट झील से और बहरामपुर के मध्य ये जो क्षेत्र है वो दूसरा आंध्र तट है, आंध्र तट। और यहाँ पर कोलेरू झील है एक बहुत ही प्रसिद्ध, कोलेरू झील, यहाँ कोलेरू झील, कोलेरू। इसके बाद अगला उत्कल मैदान, और ये लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में है। 400 किलोमीटर की लंबाई में ये महानदी के मुहाने के पास डेल्टा का बहुत अधिक जमाव हो जाता है और इसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर हो जाती है। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र और उत्कल, और इसके उत्तर में है गंगा का मैदान, गंगा का तटीय मैदान जो कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है, जो बहुत ही उपजाऊ है, जहाँ पर फसलें बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। जिनमें मुख्य तटीय मैदानों को देखें तो तटीय मैदान बहुत ही उपजाऊ हैं, इनकी ये विशेषता है, बहुत उपजाऊ हैं। और इन क्षेत्रों में मुख्यतः गन्ना, चावल, जूट, नारियल आदि की फसलें ली जाती हैं। और भारत ये देखें कि जूट का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य है या स्टेट है, या कह सकते हैं दुनिया में एक देश है। और गन्ना के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में भी भारत का अपना अहम योगदान और अहम स्थान है। इस प्रकार आज हमने तटीय मैदानों के बारे में जो अध्ययन किया उसमें इतना ही।